देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप कुछ खास देखने जा रहे हैं। आज हम हल करवाएंगे आपको उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक परीक्षा 2019 में जो आपका सुपर टेट का पेपर हुआ था उसकी हम चर्चा करेंगे। सारे प्रश्नों को हम विस्तार के साथ देखेंगे। प्रयास ये रहेगा सारे प्रश्न आपके कंप्लीट होंगे, ठीक है। और आप भी जानते हैं कि कोई भी नया पेपर होता है वो कुछ ना कुछ पुराने पैटर्न से आधारित होता है और बहुत सारी चीज़ आपको इससे सीखने को मिलेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें पहले प्रश्न में देखिए कहता है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कृदंत प्रत्यय होते क्या हैं। तो इसकी परिभाषा पहले देखिए आप। तो ये क्या कहते हैं, क्रिया या धातु के साथ, या कह सकते हैं क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले जो भी प्रत्यय होते हैं उनको कृत प्रत्यय बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रिया या धातु के अंत में प्रयोग होने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। और उनके मेल से बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे इसका उत्तर कहाँ से निकल रहा है। इसका उत्तर निकल रहा है आपके क्रिया से, क्योंकि हमने अभी क्या बोला, क्रिया या धातु। तो इसमें धातु है नहीं है, क्रिया आई है, तो आपका राइट आंसर भी सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हिंदी का है आपका। कहते हैं जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं। वैज्ञानिक तो कहेंगे नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं ये विज्ञान से संबंधित है। शास्त्रज्ञ शास्त्रों से संबंधित है। बहुज्ञ जो है वो बहुत सी जानकारियों को जानने वाला होता है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं बहुत विषयों का जो जानकार होता है उसे बहुज्ञ कहते हैं। जो शास्त्रों का ज्ञाता होता है उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं। विज्ञान को जानने वाला जो है आपका वैज्ञानिक कहलाता है। तो आपका व्याकरण, ठीक है, यही आपका सही आंसर बन रहा है। तो विकल्प नंबर इसमें बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कक्षा 9वीं से लेकर मैं देखता हूँ कि ये जब तक कंपटीशन एग्जाम नहीं होता ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। कहते सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, या फिर बाल मुकुंद गुप्त थे। तो मैं आपको बता दूं सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो थे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस प्रकार हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाता है, बी सही हो जाता है। और इसके बारे में कुछ जानकारी देखिए। सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था वो सन 1990 ईस्वी में जनवरी माह में प्रारंभ हुआ था। सरस्वती जो पत्रिका थी उसका जो प्रकाशन सन 1990 के जनवरी मास में प्रारंभ हुआ था और 1903 वर्ष में महावीर प्रसाद द्विवेदी उसके संपादक कहलाए थे और 1920 तक ये रहे, ठीक है। तो ये इसमें विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। कहते चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले तो ये बताइए चिदंबरा क्या है। तो कई बच्चों को पता ही नहीं होगा कि चिदंबरा है क्या। तो चिदंबरा है एक कविता का संग्रह। चिदंबरा क्या है, एक कविता का संग्रह है जिसके लिए सन 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ध्यान दीजिएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी को क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इसे देखिए अगला प्रश्न क्या है, महान शब्द में त्वा प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा। तो त्वा प्रत्यय जोड़ने से आपको पता चल रहा है कि महनी तो हो नहीं सकता है, ठीक है, महती भी नहीं हो सकता है। दो बचे महत्व और महत्ता। तो आप शब्द से समझ सकते हैं त्वा शब्द किस पे मिल रहा है। त्वा शब्द किस पे मिल रहा है, ये मिल रहा है आपका महत्व में, इसलिए यही शब्द आपका बन जाएगा। अगला है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। ये बीजोपन काल की संज्ञा दी है, आदिकाल की दी है, वीर गाथा काल की दी है, या चारण काल की दी है। तो ध्यान दीजिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को
बीजोपन काल की संज्ञा दी थी। कैसे, वो भी समझ लीजिए। 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य के काल को क्या कहा जाता था? आदिकाल। 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के जो मध्य का काल था वो आपका कहलाता था आदिकाल। और इस काल को, आदिकाल का जो नाम था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया था। तो आपका विकल्प नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, बीजोपन काल। अगला है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? प्रश्न तो बहुत सरल है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे जो इसका सही आंसर नहीं दे पाएंगे कि हिंदी शब्द को किस भाषा से लिया गया है। हम लोग कहते हैं कि हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी है, ठीक है, तो लेकिन ये शब्द लिया कहाँ से गया है? संस्कृत से, फारसी से, हिंदी से या अरबी से? तो देखिए, संस्कृत का शब्द तो ये है नहीं है, हिंदी का भी नहीं है और अरबी का भी नहीं है, ये शब्द है आपका फारसी। ठीक है, कैसे लिया गया है ये भी ध्यान दीजिए कि हिंदी शब्द जो फारसी से लिया गया है, क्योंकि संस्कृत की स्वा ध्वनि को फारसी में हा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत की सा ध्वनि को फारसी में क्या बोलते हैं? हा बोलते हैं। जैसे कि सप्ताह को क्या बोलेंगे? सप्ताह को हफ्ताह बोलेंगे। सिंधु को क्या बोलते हैं? सा को हा बोलते हैं, तो सिंधु को बोलेंगे हिंदू बोलेंगे। और भारतवर्ष की जो पश्चिमी सीमा के जो करीब की सिंधु नदी बहती थी, तो इसी से इन्होंने बनाया था कि सिंधु से क्या बना? हिंदू बना। और ईरानी हिंदू को क्या कहते थे? हिंद कहते थे। जो ईरानी लोग थे वो हिंदू को क्या कहते थे? हिंद कहते थे। इस प्रकार हिंदी के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है वो कहलाई हिंदी। तो आप कह सकते हैं हिंदी भाषा कहाँ से ली गई है? फारसी से। अगला प्रश्न इसका, कहते हैं निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द छांटना है। आँख है, पाँव है, गाँव है या ग्रह है? तो तत्सम का मतलब आप समझते होंगे, संस्कृत से जुड़े हुए जो शब्द होते हैं वो आपके, तो ये आँख नहीं है, पाँव, गाँव, ये सब आपके तत्सम शब्द में नहीं आते हैं। लेकिन ग्रह को हम लोग घर बोलते हैं। ठीक है, अगर हिंदी की बात कहें या फिर हम तद्भव की बात कहें, तो ये यहाँ पर जो ग्रह शब्द है ये आपका यहाँ पर तत्सम हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत से मिलता जुलता शब्द है ये। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर सही होगा आपका डी। और अगर आप इसका भी आप तत्सम देखना चाहें कि आँख का तत्सम क्या होता है, तो आँख का तत्सम मैं बता दूं आपको, अक्षी होता है। आँख का तत्सम होता है अक्षी, पाँव का तत्सम होता है पाद, और गांव का तत्सम होता है ग्राम। यदि आता भी है तो ध्यान दीजिएगा, आँख का क्या हो गया? अक्षी, पाँव का पाद और गांव का ग्राम। अगले प्रश्न है कुछ आपके, एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश के अंतर्गत की ही प्रश्न है। इसमें लिखा गया है कि हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा, आगे देखते हैं, अथवा निजी जीवन में कुछ भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। मतलब हम लोग अपने जीवन में एक दूसरे के साथ व्यवहार तो बेहतर करते हैं, लेकिन हमेशा एक फिराक में रहते हैं कि एक दूसरे से कुछ ना कुछ छलने की कोशिश करें। इसके बावजूद हम विश्वास दिलाते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही है, सत्य है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब यह इसलिए सरलता से करते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। तो देखिए, इतना ये पैराग्राफ था आपका। इससे जुड़ा हुआ जो प्रश्न है 9वां नंबर, कहते हैं हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? तो आप समझ गए होंगे, जीवन का अभिन्न अंग सिर्फ भाषा को नहीं बनाया है, निष्ठा एवं विश्वास की यहाँ बात नहीं हुई है, सरलता की बात नहीं हुई है। यहाँ पर जो बात हुई है पाखंड एवं दिखावे को, तो पाखंड और दिखावे को हमने क्या बना लिया है? जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है।
छलने की कला का, जो छलने की कला का हम लोग किस प्रकार उपयोग करते हैं, खुलकर करते हैं, आवश्यकता अनुसार करते हैं, पूरी निष्ठा से करते हैं या सरलता से करते हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि ये हम लोग खुलकर करते हैं, क्योंकि इस पैराग्राफ में ही बताया गया है कि हम एक दूसरे को छलने के लिए खुलकर प्रयास करते हैं। तो विकल्प नंबर यहाँ 1 सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, उपमा है, अन्योक्ति है या फिर रूपक है? तो सबसे पहले तो पंक्ति किसकी है, इसमें अलंकार कौन सा है, तो समझ लीजिएगा कि इस पंक्ति में आपका यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। कैसे होगा हम बता देते हैं। जहाँ उपमेय में या उपमान को उपमेय को जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए वहाँ पर हो जाता है आपका रूपक अलंकार, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुब्रत भूषण बिनु न विराजिए कविता बनिता मित्र, अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? यहाँ पर कवि का नाम पूछा जा रहा है, किस कवि की हैं? तो इन पंक्तियों में मैं आपको बता दूं, इन पंक्तियों में पहला है आपका केशवदास, बिहारीलाल सेनापति और दंडी आचार्य। इसमें से कौन है? तो मैं बता दूं, इस पंक्तियों में सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, इन पंक्तियों में अलंकार को काव्य का स्थिर एवं अनिवार्य तत्व माना गया है। इस पंक्तियों में जो अलंकार है उसको स्थिर एवं अनिवार्य तत्व माना गया है, और ये जो काम किया है ये केशवदास के द्वारा हुआ है। केशवदास के अनुसार अलंकार काव्य को सरस बनाते हैं। केशवदास जी ने बोला है कि अलंकार काव्य को सरस बनाते हैं और अलंकार के बिना काव्य की कोई महत्ता नहीं होती है, तो इसलिए हमारा विकल्प नंबर यहाँ पर ए सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। ये बहुत अच्छा पेपर सेट आप लोग हल कर रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ एक बार छोटा करके। ये सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का आया हुआ पेपर सेट है, जिसको हम आपको करवा रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? वीणा पाड़ी, भारती, वाग्देवी या जानवी, कौन नहीं है? तो देखो, वीणा पाड़ी ये कहीं ना कहीं इसका पर्याय है, ठीक है। भारती और वाग्देवी, वैसे वांग होता है, तो ये आपके तीनों इसके पर्यायवाची हैं, लेकिन आपका ये जो जानवी है इसका पर्यायवाची नहीं। कैसे? इसका मतलब समझ लीजिए, जानवी के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होते हैं गंगा, सुरसरी, मंदाकिनी, त्रिपथंगा, सुरध्वनि, ठीक है। ये सरस्वती के पर्याय नहीं होते हैं, ये सरस्वती के पर्याय नहीं होते हैं, ये आपके गंगा के पर्याय कह सकते हैं आप, नदी के, ठीक है। इसलिए आपके ये उनसे अलग होगी, और यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा जानवी, विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखिए, मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं, ये कैसे हैं? संबंधवाचक सर्वनाम हैं, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है या पुरुषवाचक हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के बदले में आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसे सर्वनाम जो पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के बदले में आते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष, इसमें होता है मैं और हम। एक होता है मध्यम पुरुष, इसमें होता है तू और तुम। और एक होता है अन्य पुरुष, इसमें होता है आपका वह और वे, ठीक है। तो इनसे आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे सर्वनाम हैं, ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसलिए इसमें विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? 15वें में महाप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? का, चा, ता, टा, पा, ता और पा। तो इस तरह आप चारों विकल्प देख सकते हैं 15 नंबर में।
इसमें से कौन सा आपका सही होगा आप देख लीजिए। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो महाप्राण पूछे गए हैं तो महाप्राण में आपके आते हैं ख, छ, टा, था और फा। ख, छ, ठा, था और पा, फा, ये आपके महाप्राण व्यंजन हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत और भी कुछ होते हैं, जैसे आपके, मैं पूरे बता देता हूँ एक बार, चाहे तो नोट कर ले। खा हो गया, घा हो गया, छा हो गया, झा हो गया, ठा, ढा, था, घा, फा, मा, सा, तीनों सा हो गए आपके, और हा हो गए। ये आपके सारे महाप्राण हैं। एक बार मैं वैसे बता देता हूँ। खा से खरगोश हो गया, ये आपका महाप्राण है। घा से घड़ी हो गया, ये आपका महाप्राण है। छा से छतरी हो गया, ये आपका महाप्राण है। झा से झंडा हो गया, महाप्राण है। ठा से ठठेरा हो गया, महाप्राण है। ढा से ढक्कन हो गया, महाप्राण है। था से थन हो गए, ये आपके महाप्राण है। घा से घड़ी हो गई, धा से धनुष हो गया, ये आपका महाप्राण है। फा से फरसा हो गया, महाप्राण है। भा से भालू हो गया, यह आपका महाप्राण है, या भा से भट्टी भी कह सकते हैं। सा और सा तीनों सा हैं आपके, और हा से हल, ये सारे आपके महाप्राण आते हैं। तो इसमें देखिए ये सब चीज़ें कहाँ दी गई हैं, तो ये आपका दिया गया है बी नंबर में। ठीक है, तो इसलिए विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो समास कौन सा होता है। जब प्रथम शब्द संज्ञावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा का हो तो निम्नलिखित में से समास कौन सा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब ऐसी स्थिति आ जाए कि प्रथम शब्द जो हो संख्यावाची हो और द्वितीय संज्ञा होती है तो यहाँ पर आपका द्विगुण समास होता है। जैसे हम कह सकते हैं पंचरत्न, नौ ग्रह, पंचवटी। ठीक है, तो यहाँ आपका द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका 16 का ए नंबर हो जाएगा सही। ये आपका सही आंसर होगा। बी नहीं, सॉरी, ए नंबर। अगला देखते हैं 17 नंबर। कहते तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थ शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। ये जो पंक्तियां हैं इसमें अलंकार पूछा जा रहा है, कौन सा होगा। ये विरोधाभास होगा, विशेषण होगा, मानवीकरण होगा, या दृष्टांत होगा। इनमें से 17 नंबर में कौन सा होगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इन पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये इसमें देखिए लिखा है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे हस्तिशीष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर नवीन। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका विरोध प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, और विरोध प्रदर्शित होने के कारण यहाँ पर हम लोग विरोधाभास अलंकार को मान सकते हैं। इसलिए विकल्प नंबर हमारा ए सही होगा। अगला है, कहता है योजक चिन्ह कौन सा है। 18वें में कहता है योजक चिन्ह कौन सा है। तो योजक चिन्ह मैं आपको बता दूं, जो आप डैश लगाते हैं यही आपका योजक चिन्ह होता है। ठीक है, ये पूर्ण विराम है आपका, ये कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा है, ये आपका योजक है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा, यही आपका योजक चिन्ह है। अगला है बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग का है। बुद्धिमान जो शब्द है किस संवर्ग के अंतर्गत आता है। संज्ञा में, विशेषण में, सर्वनाम में, या फिर अव्यय में, किस में आता है। तो हम बताते हैं बुद्धिमान जो है शब्द ये गुणवाचक है। कैसा है, ये गुणवाचक विशेषण है। इससे किसी भी संज्ञा के स्वभाव, दशा और गुणों का पता चलता है। ठीक है, तो इसमें विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, विशेषण। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, ये प्रश्न बहुत बार आता है और आया हुआ भी है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री या कवित्री या कवित्री। ये 4 दिए गए हैं आपके, 4 में से कोई एक सही है। तो आप बताइए फटाफट कि इसमें कौन सा सही होगा। तो हम बता दें कवित्री जो होगा ये आपका सही आंसर होगा कवि का।
तो इसलिए विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है। तो देखिए इस 2019 की सेट से हमने 20 प्रश्न आपके पूरे किए और 20-20 की श्रृंखला ही लेकर आएंगे ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो, आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट हो, चीज़ें भी समझ में आती जाएँ। अगले 20 का वीडियो हमारा दूसरा होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट लाइक करें, सभी को शेयर करें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करते चले। धन्यवाद।